हेलो गाइस, वेलकम बैक। किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं मालूम है आपको? सबसे पहले हम उस हिंदी सेंटेंस के अंत में लिखे हुए जो एक या दो शब्द होते हैं उनके पास जाते हैं और उसको देख करके हम लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि उस वाक्य का टेंस क्या है। अगर टेंस गलत है तो फिर सेंटेंस पूरा गलत, और अगर टेंस सही है तो पॉसिबल है 99% चांसेस होते हैं कि आपका सेंटेंस सही बनेगा। लेकिन यहीं पर अधिकांश बच्चे लोग गलतियां करते हैं क्योंकि उनको बचपन में सिखाया जाता है जो टेंस की आइडेंटिफिकेशन, वो आगे चलकर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचते हैं वो आइडेंटिफिकेशन वहां पर काम नहीं आती है, क्योंकि वहां पर तो कॉन्सेप्ट काम करता है। और अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है टेंसेस को लेकर तो फिर आप हमेशा ही टेंसेस को लेकर के गलतियां करते रहेंगे। तो अब मैं आपको बतला देता हूं कि मैं इस वीडियो में आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। जी हां, इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंस। मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये टेंस होता क्या है, लिटरल इसका मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे बच्चे टेंस को टाइम जानते हैं कि टाइम होता है। जी नहीं, टेंस टाइम नहीं होता है। टेंस और टाइम दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस होता है और वास्तव में टेंस क्या होता है, और फिर इसके बाद मैं आपको शुरू करूंगा वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आपको टेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहां से बताना शुरू करूंगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो तो आप देखेंगे ही देखेंगे, और अगर आपको हमेशा के लिए टेंसेस के सारे कॉन्सेप्ट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो फिर आप इस वीडियो के साथ साथ अगले जितने भी वीडियोस आने वाले हैं टेंसेस पर आप उनको जरूर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये टेंस होता क्या है। तो देखिए जरा, मैंने यहां पर एक डेफिनेशन लिखी है, लेकिन उस डेफिनेशन को पढ़ने और समझने से पहले जरा इस टेंस नामक वर्ड की ओरिजिन को भी जान लेते हैं। देखिए जरा, लैटिन वर्ड है टेम्पस। जी हां, एक शब्द है टेम्पस नामक, और वो टेम्पस नामक शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, और उसी शब्द से वास्तव में इस टेंस नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस टेम्पस नामक शब्द का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है टाइम। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि अगर टेम्पस नामक शब्द से टेंस नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है और टेम्पस का मतलब होता है टाइम, तो टेंस का मतलब भी हो गया टाइम। आप ऐसा समझेंगे, लेकिन नहीं, यहीं पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं पर क्लियर कर लीजिए कि टेंस और टाइम ये दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जरा देखिए, ये टाइम क्या है। टाइम आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जैसे ही बिग बैंग हुआ, उस बिग बैंग से टाइम की शुरुआत हुई और वो टाइम वहां से ट्रेवल करता हुआ आज इस पॉइंट पर आ चुका है जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है ना? इस पॉइंट ऑफ टाइम तक के टाइम को, इससे ठीक एक सेकंड के पहले तक के टाइम को हम पास्ट टाइम बोलते हैं। इसे पास्ट टेंस नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम पास्ट बोलते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं ये लिख रहा हूं, जब मैं ये बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है इसको नाउ बोलते हैं। नाउ का मतलब अब, अभी, या फिर इसी को हम प्रेजेंट बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय। क्लियर? ओके। अच्छा, इसके बाद जो कुछ भी होने वाला है, आगे आने वाला जितना भी समय है, वो सब कहलाता है फ्यूचर। राइट? तो इस प्रकार से ये जो टाइम है ये तो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है जिसके साथ इस ब्रह्मांड की हर चीज बंधी हुई है। राइट? ये हुआ नेचुरल कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी ये टेंस नहीं है। अब टेंस क्या है, इसको समझने के लिए आपको जरा इस डेफिनेशन को ठीक से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए जरा इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या खास है। इस डेफिनेशन को अगर मैं हिंदी में मोटी मोटी बातों को अगर डिस्कस करूं तो क्या है कि इस डेफिनेशन में सबसे बड़ी बात है एक्शन। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर एक्शन की बात की जा रही है। एक्शन, फिर से एक बार पढ़िए जरा। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस क्रिया का वह स्वरूप होती है। क्रिया का मतलब वही एक्शन वर्ड। क्रिया का वह स्वरूप होती है जो न केवल इस एक्शन के टाइम को शो करता है। ध्यान दीजिए, जो न केवल इस एक्शन के टाइम को, यहां पर देखिए जरा, टाइम को शो करता है, बल्कि एक चीज और शो करता है, और वो क्या है? द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। तो किसी भी क्रिया या किसी भी घटना की स्टेट को, ध्यान दीजिए, स्टेट को। तो अब समझने वाली बात क्या है, टेंस क्या हुआ? टेंस वास्तव में
क्रिया का एक ऐसा स्वरूप होता है, यानी एक्शन का एक ऐसा स्वरूप होता है जो वास्तव में उस एक्शन के टाइम को प्रदर्शित करता है। मतलब एक एक्शन हुआ, वो किस टाइम में हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है, या अभी घटित हो रहा है, या आगे आने वाले समय में घटित होगा। तो ध्यान दीजिए, एक्शन का टाइम और साथ ही साथ एक्शन की स्टेट। अब ये स्टेट क्या होती है, इसको भी समझ लो। तो देखिए जरा, किसी भी एक्शन की 4 स्टेट्स होती हैं। यहां पर एक हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है, जरा यहां पर एक्शन को पता करिए, काम कौन सा हो रहा है और वो काम की स्टेट क्या है। इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो आप टेंस समझ जाएंगे कि आखिर वो टेंस होता क्या है। तो देखिए जरा, गोलू मेज पर खड़ा है, यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है, खड़े होने का एक्शन हो रहा है, राइट। और ये जो है नामक शब्द लगा है, ये बतला रहा है कि ये इस समय भी खड़ा है, यानी इस समय की बात कर रहे हैं। गोलू मेज पर खड़ा है, अगर कोई ये व्यक्ति बोलता है तो वो क्या कर रहा है, सामने कोई गोलू नामक बच्चा है और वहां पर जो एक्शन कर रहा है वो उसी समय यानी प्रेजेंट टाइम में ऐसा कर रहा है। तो इसका टाइम तो हो गया कौन सा, नाउ, यानी प्रेजेंट टाइम हो गया। अब वहां पर एक्शन कौन सा हो रहा है, खड़े होने का एक्शन हो रहा है। तो अब जरा देखिए, यहां पर एक्शन की स्टेट क्या है, खड़ा है। इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा है मेज पर खड़ा है, तो जो खड़ा होने का जो काम है वो वहां पर किस स्टेट में है। तो पहली बात आपको स्टेट ये समझना है कि स्टेट यानी किसी भी एक्शन की पहली स्टेट होती है कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दीजिए कि ये स्टेट्स 4 प्रकार की होती हैं। जैसे ही कोई एक्शन अपने अस्तित्व में आता है, वैसे ही वो वास्तव में एक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। मीन्स इसी को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब निरंतर चलते रहना, यानी मैं इस समय जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो वो काम चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये मेरे एक्शन की स्टेट को बता रहा है, यानी मेरा एक्शन इस समय प्रोग्रेसिव है, यानी कंटिन्यूअस है। तो किसी भी एक्शन का पहला जो स्टेट होती है वो होती है कंटिन्यूअस, राइट। अच्छा, दूसरी स्टेट क्या हो जाती है, दूसरी स्टेट होती है कि जितना ये काम खत्म होता जा रहा है, मेरा पढ़ाना जितना खत्म होता जा रहा है, जितना पास्ट होता जा रहा है, वो एक्चुअली परफेक्ट होता जा रहा है। यानी मैंने अगर 10 मिनट पढ़ा लिया पीछे से, तो पीछे से जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से लेकर अब तक 10 मिनट मैं पढ़ा चुका, तो वो 10 मिनट का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं तो वो कंटिन्यूअस हुआ। तो दूसरी स्टेट क्या होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जितना मैं पढ़ा चुका 10 मिनट 20 मिनट जितना मैं पढ़ा चुका वो परफेक्ट हो गया, और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो दूसरी स्टेट होती है किसी भी एक्शन की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अच्छा, अब तीसरी स्टेट पर आते हैं। भाई अब मैं पढ़ाना शुरू तो कर चुका हूं, तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जाकर के फिनिश भी होगा, समाप्त भी हो जाएगा। और जब कोई एक्शन जाकर के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर समाप्त हो जाए, यानी वो काम पूर्ण हो जाए, तो फिर अगला काम होता है परफेक्ट, यानी उस एक्शन की जो तीसरी स्टेट होगी वो होगी परफेक्शन की, यानी पूर्णता की, और उसे हम बोलते हैं परफेक्ट, राइट। अब असल में तो यही किसी भी एक्शन की एग्जिस्टिंग यही 3 स्टेट्स होती हैं। अब इन स्टेट्स से एक अलग और स्टेट होती है, वो आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो उस एक स्टेट को हम बोलते हैं सिंपल स्टेट, या फिर उसी को हम बोलते हैं इनडेफिनिट स्टेट। इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या हो जाता है, यानी वो एक्शन अनिश्चित है, अभी न तो आप उसे होते हुए देख पा रहे हैं कि वो चल रहा है, न ही उसका कोई हिस्सा अभी पूर्ण हुआ है, और न ही वो चल रहा है, और न ही वो परफेक्ट हुआ है। तो इन 3 स्टेट्स से एक अलग स्टेट और भी होती है, और उस स्टेट को हम बोलते हैं सिंपल या इनडेफिनिट, राइट। अच्छा, वैसे तो यही मैंने कैटेगराइज किया है, यही उसका सिंपल सीक्वेंस होता है किसी भी एक्शन का। फिर भी आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा, सबसे पहला टेंस क्या, सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट आपने पढ़ा होगा, फिर कंटिन्यूअस पढ़ा होगा, फिर परफेक्ट पढ़ा होगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा होगा। सो दिस डजंट मैटर, आप इनका सीक्वेंस कुछ भी बना लीजिए। आखिर में मैं आपको उसी सीक्वेंस से पढ़ाने जा रहा हूं जिस सीक्वेंस से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको असली बात क्या बतला रहा था। असली बात यह है कि टेंस को निर्धारित करने के लिए आपको यह देखना होगा कि एक एक्शन हो, यानी एक क्रिया हो, और वो क्रिया आपको पता लगानी है कि किस टाइम में हो रही है, पास्ट में हो रही है, वर्तमान में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है,
क्लियर? अच्छा, और फिर इसके साथ साथ एक चीज और आपको पता लगानी होती है और वो है स्टेट। स्टेट माने इन चारों स्टेट में से कौन सी स्टेट है, कौन सी अवस्था है उस क्रिया की, बस इस अवस्था को पहचानना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अगर इन स्टेट्स को आपने ठीक से पहचान लिया तो आप टेंस को बहुत इजीली और बहुत आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और अगर आपने यहां पर चूक कर दी तो आपका टेंस गलत हो जाएगा। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है। तो अब यहां से आपको बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को, न केवल पूरे वीडियो को बल्कि आने वाले सभी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह है आपने ना तो YouTube में कभी पढ़ा होगा और ना ही बचपन में वहां स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो सीरीज को आपको बहुत अच्छी तरीके से देखनी है, और मेरा विश्वास कीजिए मैं आपको हर तरीके का टोटल जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, हर टेंस का, हर क्रिया के, हर स्टेट का जो भी पॉसिबल पॉइंट हो सकता है मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, शुरुआत से, मीन्स प्रेजेंट टेंस से उसकी शुरुआत करते हैं। अब इस स्लाइड में मैं आपको यह बतलाने जा रहा हूं कि आखिर ये टेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए जरा, आप लोगों को मैंने बतलाया कि किसी भी समय में, यानी बीते हुए समय में, वर्तमान में या आगे आने वाले समय में। तो अब इन तीनों ही समयों के अंदर जो एक्शन घटित होगा वो एक्शन वास्तव में इन चार प्रकार की स्टेट्स में होगा, यानी अवस्थाओं में होगा। और अगर वो प्रेजेंट टेंस में घटित हो रहा है तो चार अवस्थाएं, तो चार टेंसेस के। पास्ट टेंस में, यानी अगर बीते हुए समय में अगर घटित हो रहा है एक्शन तो उसकी भी चार अवस्थाएं हो सकती हैं। और इसी प्रकार से फ्यूचर, टेक्निकली फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है लेकिन फिर भी हमें पढ़ाया जाता है तो हम जरूर पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस को भी जानेंगे कि वो भी चार प्रकार का हो सकता है। यानी फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन की जब हम बात करते हैं तो उस एक्शन की भी चार स्टेट्स हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हम देखते हैं कि चार प्रेजेंट में, चार पास्ट में और चार फ्यूचर में, कुल मिलाकर 12 प्रकार के टेंसेज होते हैं। और इन्हीं टेंसेज को हमें एक एक करके डिटेल में, थोड़ा जल्दी में भी पढ़ेंगे बट डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं पहले वैसे पढ़ेंगे और फिर उसी को आगे कंटिन्यू करके जैसा पढ़ा जाना चाहिए वैसा पढ़ेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड से शुरू करते हैं, सीधे और सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल। तो चलिए यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से, जिसको आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत में बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं जैसे शुरुआत आपको आपके स्कूलों में की गई थी। जी हां, वही आइडेंटिटी और बिल्कुल उसी प्रकार से टेंसेस की पहचान कराना। लेकिन इसके बाद अगली स्लाइड में मैं आपको वो सारी बातें बतलाऊंगा जो ना तो स्कूल में कभी पढ़ाई जाती हैं, ना बताई जाती हैं, और ना ही साधारणतया कोई यूट्यूब में आपको पढ़ाता है। तो अगली स्लाइड में मैं आपको कम से कम 15 ऐसी बातें बतलाऊंगा जो शायद आप लोगों ने अभी तक सुनी ही नहीं होंगी, और इसीलिए आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के कॉन्सेप्ट्स अधूरे रह जाते हैं। तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं और देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहां पर देखते हैं कि हिंदी मीडियम के स्कूलों में बच्चों को यह बतलाया जाता है कि जिन हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जी हां, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ खराबी नहीं है, लेकिन अधूरा है। क्या अधूरा है अगली स्लाइड में आपको बतलाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे होते हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ भी आपको और भी बहुत कुछ देखना होता है, लेकिन वो सारी बातें तो मैं आपको अगली वाली स्लाइड में बतलाऊंगा। तो चलिए जरा, अगर आप किसी भी सेंटेंस में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं या ते हो आदि शब्द देखते हैं तो आप तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये बात बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है और बच्चे लोग इसको रट भी लेते हैं, लेकिन अब वही बच्चे जब बड़े बन जाते हैं, यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब अपीयर होते हैं तो वहां पर सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। छोटे बच्चों के लिए मैंने यहां पर शुरुआत करी है और छोटे बच्चे चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिख रखी हुई है। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है ना। तो वो क्रियाएं जिनके साथ ता है, ती है, ते हैं
आदि शब्द लगे होते हैं, तो ऐसी हिंदी की क्रियाओं के लिए जब हम इंग्लिश में उन क्रियाओं को कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान रखिए आपको उन क्रियाओं को किस प्रकार से इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहिए। तो अब यहां पर 2-3 बातें आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी होंगी। कौन सी? इंग्लिश वर्ब्स। यहां पर तो केवल क्रिया के साथ तातीते, खाता है, पीता है, सोता है, नहाता है, धोता है, ऐसा होगा। बट इंग्लिश में कैसा होगा? यानी वो जो एक्शन है उस एक्शन की अंग्रेजी, ठीक है ना, और उसकी अंग्रेजी लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म में। अगर हम लिख देंगे जैसे खाता है, ठीक है ना, तो अगर ये लिखा हुआ है या खाते हैं कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो खाना का माने होता है, खाना की अंग्रेजी क्या होती है? ईट, ठीक है ना। तो ईट की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे किसके लिए? ध्यान दीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी सेंटेंस का जब एजेंट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जब वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब एक से अधिक, अगर एक से अधिक लोग हैं सब्जेक्ट के रूप में तो फिर ये वाली क्रिया, और अगर सब्जेक्ट के रूप में केवल एक बंदा है तो बस उस वर्ब में एस या ईएस और लगा देते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है, समस्या में पड़े रहते हैं कि किस क्रिया के साथ में हम एस या एस लगाएं और किस क्रिया के साथ में ईएस लगाएं। तो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा, ये देखो मैंने यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, इसको समझ लो क्या है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार के इन शब्दों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। जैसे अगर डबल एस लगा हो किसी क्रिया के बाद में डबल एस लगाओ तो ई एस लगाइए। अगर किसी क्रिया का अंतिम शब्द ओ है तो ई एस लगाइए। अगर किसी क्रिया का अंतिम लेटर एक्स है तो फिर आप ई एस लगाइए। और अगर अंतिम 2 लेटर्स हैं, सी एच है किसी क्रिया का, तो फिर उसमें आप ई एस लगाइए। या फिर एस एच है, किसी क्रिया के अंतिम 2 लेटर्स हैं, वो क्या है? एस एच है, तो फिर आपको क्या करना है? ई एस लगाना है। बाकी हर जगह आपको एस लगाना है, राइट। अब एक और चीज है, एक वाई, अगर किसी क्रिया के अंत में वाई लगा है, और ध्यान से देखो कि अगर उस वाई के ठीक पहले एक व्यंजन है यानी कंसोनेंट है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको उस वाई को वहां से हटाकर और बस आई ई एस इतना जोड़ देना चाहिए। अगर आप इतना याद रखते हैं तो फिर आपका एस और ई एस का झंझट भी समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखें, फिर से मैं आपको बतलाता हूं। देखिए यहां पर इंग्लिश वर्ब्स 3 प्रकार में आएंगी, यानी एक अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक प्रकार की क्रिया आएगी। तो देखिए जरा यहां पर क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ई एस लगाना है, राइट। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस अगर आएगा तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, और वो हेल्पिंग वर्ब होगी या तो डू और या तो डज। और वही बात है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको डज का प्रयोग करना है। लेकिन जब कभी भी आप डू या डज का प्रयोग कर लेते हैं तो फिर हम क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। बस डज में ही आपने ईएस का प्रयोग कर दिया है भाई, ठीक है ना, इसलिए अब क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बेसिक जानकारी सभी स्टूडेंट्स के पास में होनी चाहिए अगर उन्हें किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, राइट। अच्छा, अब देखिए यहां पर मैंने कुछ और बॉक्सेस बनाए हैं, तो ध्यान दीजिए, ये छोटे बच्चों के लिए हैं। बड़े बच्चे थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं आपको अगली स्लाइड में कुछ ऐसी ही बातें बतलाऊंगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी। तो अब यहां पर छोटे बच्चे लोग अच्छे तरीके से समझें कि भाई आपको सेंटेंस पहचानना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में नकारात्मक शब्द नहीं दिया हुआ, यानी नॉट नहीं लगा है, नहीं, सेंटेंस में नहीं लगा है, तो फिर वो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, राइट। और अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो शब्द क्रम कुछ ऐसा होगा। क्या होगा? सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। अब आपको सब्जेक्ट को ढूंढना भी आना चाहिए, अभी आपको बतलाता हूं कि सब्जेक्ट को कैसे ढूंढा जाता है। फिर इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल नंबर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगा देना है, राइट। अच्छा, फिर इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। अभी मैं आपको बतलाता हूं कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे आप, और फिर अदर वर्ड्स में बहुत सारे एडवर्बियल्स आ जाते हैं। अभी तो फिलहाल मेरा फोकस यहां पर टेंस बतलाना है, आगे कुछ वीडियोस में
आगे मैं जब एक वीडियो सीरीज शुरू करूंगा ट्रांसलेशन की, आपको बहुत मजा आएगा। मैं वहां पर आपको शब्दों की रखने की एक ऐसी ट्रिक बतलाऊंगा जो आप लोगों ने अगर उसको फॉलो किया तो फिर आप कितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, आप उसको बड़ी आसानी के साथ ट्रांसलेट कर पाएंगे। अच्छा, तो ये बात तो रही अफर्मेटिव सेंटेंस की। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो देखिए जरा क्या अंतर है। अंतर मात्र इतना है कि हमको सब्जेक्ट के बाद डू या डज रखना है। ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो डज, और प्लूरल नंबर है तो डू। क्लियर? और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, लेकिन यहां पर बीच में नॉट भी लगाना है। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं मिस कर गया लिखते समय, तो सब्जेक्ट डू नॉट, डू या डज रखेंगे, और फिर यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, उसके बीच में आपको नॉट का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, और फिर इसके बाद फुल स्टॉप। राइट? अच्छा, अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो जरा देख लीजिए, अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसका शब्द क्रम कुछ ऐसा होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं हम, डू या डज पहले ले आएंगे, अगर सब्जेक्ट एक वचन हुआ तो डज ले आएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ यानी बहुवचन हुआ तो डू ले आते हैं, फिर इसके बाद नॉट रख देंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे, और फिर अदर, और फिर क्वेश्चन मार्क। राइट? अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसी शब्द क्रम से पहले केवल क्वेश्चन वर्ड अकेले रख दिया जाता है। ध्यान दीजिए, देखो यहां पर अगर हमने क्वेश्चन वर्ड रख दिया तो सेम पूरा का पूरा यहां पर वो रखा हुआ है। ओके, किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जरा इन 4 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है। हिंदी वाला सेंटेंस है, सबसे पहले हमें कहां जाना है? हमें सबसे पहले जाना है इस सेंटेंस की वर्ब के पास में। ठीक है ना? तो वर्ब आ गए और लिखा है जाता है। बस छोटे बच्चे लोग यहीं से डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, लेकिन ऐसी आदत को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा यहां पर, जो कभी ऐसा बना सकता है कि यहां पर जाता है जरूर लिखा है लेकिन वो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनेगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी सारी सिचुएशंस हम अगली वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये सिंपल से और बच्चों के लिए ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। बड़े बच्चे जरा थोड़ा सा वेट करें प्लीज। अब चलिए जरा जल्दी से देखते हैं क्या है। रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है। जी हाँ, जाता है लगा है, ठीक है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये ता है, ती है लग गया। अब बच्चों को यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर ये ता है लग गया है तो इस क्रिया में कौन सी विशेषता पैदा हो गई, क्या खास है इसमें जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। अगली स्लाइड में आपको बतलाता हूं। चलिए अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। ये क्रिया आई, ठीक है ना। अब इन सभी शब्दों के क्रम को ये जो वर्ब होती है ना, ये वर्ब ही डिसाइड करती है कि कौन सा शब्द पहले रखा जाएगा, कौन सा इसके बाद में रखा जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ट्रांसलेशन में ये सब कुछ मैं बहुत डिटेल में आपको बतलाऊंगा। अच्छा चलिए देखते हैं। तो जाता है, आपको क्या करना है? सबसे पहला प्रश्न आपको कैसे करना चाहिए, जाने वाला कौन? आप ध्यान से सुनिए, मैं किस प्रकार से यहां पर से सबसे पहले कौन सा यहां पर शब्द आएगा, ये रमेश आएगा कि सुबह आएगा कि 6 बजे आएगा कि घूमने आएगा, कौन आएगा? ठीक है ना, ये आपको जानने के लिए सबसे पहले क्रिया से कुछ ऐसे प्रश्न करना चाहिए। कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम। ठीक, आप अपने आप से पूछा करो यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है? जाने का एक्शन हो रहा है। तो इस एक्शन को यानी इस काम को करने वाला कौन, और जो करने वाला हो, इस काम को करने वाला, परफॉर्म करने वाला जो व्यक्ति हो या जो वस्तु हो, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, यहां तक कि कोई बात भी हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो जो ये इस काम को करने वाला हो उस व्यक्ति को, वस्तु को या बात को सबसे पहले रखिए। तो देखिए यहां पर जाने वाला कौन, इस काम को कौन करता है, तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि रमेश करता है इस काम को। जाने वाला कौन? रमेश। तो सबसे पहले हमने यहां पर रमेश रखा। ओके, अब सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये वाला क्रम हम रखेंगे। तो रमेश, अब आपको देखना है ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर। तो रमेश अकेला व्यक्ति है, सिंगुलर नंबर हो गया। ओके, अब अगर सिंगुलर हो गया तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगानी पड़ेगी। तो अब कौन सा एक्शन हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, तो हो गया गो। अब हम इसमें एस लगाएं या ई एस लगाएं, तो मैंने आपको यहां पर ये क्लू दे दिया हुआ है। देखो जरा, यहां पर ये ओ है
और इस एक्शन वर्ड का अंतिम लेटर क्या है? ओ है। अगर ओ है या इनमें से कोई है तो हमें ES लगाना है, S का प्रयोग नहीं करना, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ES लगा दिया, ठीक है ना। सो रमेश गोज, ठीक है ना, ये हो गया वास्तव में क्रिया। अब क्रिया के बाद क्या होता है? फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आपको क्रिया से पूछना चाहिए क्या जाता है, किसे जाता है, तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए क्या? इस काम को करने वाला कौन, और अगर ऑब्जेक्ट प्राप्त करना तो इससे पूछो क्या जाता है। तो जरा देखिए यहाँ पर कुछ जाया जाता है क्या? ये तो प्रश्न ही नहीं है। किसे जाता है? ये भी प्रश्न नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं, अर्थात इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। अच्छा, फिर अदर वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे एडवर्बियल्स हैं, ध्यान दीजिए। तो रमेश गोज, अब क्या जाता है? घूमने जाता है। कहाँ जाता है? घूमने। क्यों जाता है? कुछ ऐसा। तो रमेश गोज फॉर ए वॉक। ध्यान दीजिए, घूमने की अंग्रेजी हम फॉर ए वॉक ही बनाते हैं, टू वॉक नहीं। घूमने के लिए हम टू वॉक नहीं बनाते, बल्कि क्या? फॉर ए वॉक ही बनाते हैं। सो रमेश गोज फॉर ए वॉक। अब कब जाता है? सुबह 6 बजे सवेरे, ठीक है ना। एट 6 AM, एट 6 AM, बस इतना लिख देंगे तो आपको सवेरे 6 बजे हो गया। तो आप देखिए इस तरीके से बनाया आपने, रमेश गोज फॉर ए वॉक एट 6 AM, सुबह 6 बजे जाता है, राइट। अब देखिए जरा, वह झूठ नहीं बोलता। ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस वाला रूल लगा दीजिए, डू नॉट, डज नॉट, और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वही आपको जो मैंने प्रोसेस यहाँ पर बतलाया, बोलने वाला कौन? वह है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, जी हाँ, ही एक वचन होता है, तो क्या हुआ? सिंगुलर नंबर। अच्छा, प्रोनाउंस के बारे में आपको मैं बतला देता हूँ। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। हालांकि आई सिंगुलर नंबर है और वी प्लूरल नंबर है, लेकिन इनके साथ हम प्लूरल नंबर की वर्ब का ही प्रयोग यहाँ पर करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, इसके साथ भी हम प्लूरल नंबर की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, सी और इट। इनके साथ में हम सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर थर्ड पर्सन में दे होता है, प्लूरल नंबर, ठीक है ना। तो प्लूरल नंबर दे के साथ में हम प्लूरल नंबर की क्रिया का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूं कि इतनी छोटी छोटी बातें आपको आती ही होंगी। चलिए, अच्छा, वह झूठ नहीं बोलता है, तो ही। अब क्रिया लगाइए, बोलता है तो टेल। झूठ बोलने के लिए टेल एलाई का प्रयोग करते हैं, और सत्य बोलने के लिए हम स्पीक द ट्रुथ बोलते हैं, ये भी आप याद रखिए। अच्छा, तो ही, अब हम यहाँ पर डू या डज लगाएंगे। तो अब ये देखिए जरा, यहाँ पर क्यों डू या डज लगाएंगे? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू या डज, तो ही एक वचन है, इसलिए इसके साथ डज, और फिर नॉट लगाएंगे, और फिर यहाँ पर हम टेल लिखेंगे। ही डज नॉट टेल, वह नहीं बोलता है। क्या नहीं बोलता? झूठ। तो एलाई, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और फुल स्टॉप, राइट। इस तरीके से आप ट्रांसलेशन करेंगे। क्या वह सुबह 6 बजे घूमने नहीं जाता है? अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो क्या होगा? ये सेंटेंस वास्तव में क्या से शुरू हो रहा है, और इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो उस क्या की अंग्रेजी फिर वहां पर हम व्हाट से नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। अगर आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, तो उस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं बनाते, बल्कि उस क्या की इंग्लिश डू या डज बना करके हम वाक्य के स्टार्टिंग में ही रखते हैं। देखिए जरा, डू या डज, राइट। तो चलिए हम यहाँ पर डू लिखें या डज लिखें, ये तो आपको पता चलेगा कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए हमें क्रिया के पास जाना पड़ेगा, जाता है, ठीक है ना। तो जाने वाला कौन? वह, ठीक है ना। तो वह सिंगुलर नंबर है, तो डज का प्रयोग करेंगे, तो डज ही, राइट। और इसके बाद क्रिया अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, डज ही नॉट गो, और फिर वही चीज़ है फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक, और सुबह 6 बजे एट 6 AM, 6 AM, इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने उन सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट कर लिया। मैं आपको सिंपली भी ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको सिंपली टेंस और उनकी क्रियाओं का प्रयोग आपको बतला रहा हूं। तो इसी के साथ साथ मैं इन चीज़ों को भी आपको डिस्कस करता हूं, ताकि थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस मिल जाए। ओके, वह सुबह 6 बजे घूमने क्यों नहीं जाता है? अब देखिए जरा, इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं।
वह सुबह 6 बजे घूमने क्यों नहीं जाता है? आपको रीज़न, कारण बतलाना पड़ेगा, वो इसलिए घूमने नहीं जाता है। तो इसका आंसर आपको हाँ या ना में, आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो फिर अगर ऐसा है तो इस WH टाइप वर्ड की इंग्लिश आपको बनानी पड़ेगी। तो आप जानते हैं इसकी इंग्लिश क्या होती है? वाई, ठीक है ना। और बस इसके बाद वही सेम ये दो देखो, डज, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स, ठीक है ना। सो वाई डज, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे वाई डज ही, सब्जेक्ट हो गया, ही नॉट निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट कर दिया। सो वाई डज ही नॉट गो फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक, और सुबह 6 बजे एट 6 AM, एट 6 AM। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्कूलों में इतना तो पढ़ा ही होगा, बस इसके बाद आगे शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो बस आगे पढ़ाने के लिए ही वास्तव में मैं ये टेंस की सीरीज़, आपको ये जो वीडियो की सीरीज़ है, मैं इसके आगे की कहानी को बतलाने के लिए ही मैंने इस टेंस की शुरुआत की है। और अगर आप सच में कंप्लीट टेंसेस जानना चाहते हैं तो अभी ये लंबे वीडियोस आपको देखने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं उस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। जी हाँ, ये वीडियो का अब यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। अब यहां तक अगर देख लिए हो तो फिर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि अब यहां से जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां से आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। चलिए नंबर 1 पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज फैक्ट्स, हैबिट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, डेली रूटीन, टाइम टेबल्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जरा देखिए यहां पर कि हम हिंदी सेंटेंसेस में जब क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगा देते हैं तो वहां पर वास्तव में उस ता है, ती है का क्या मतलब होता है, क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर छुपा होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। जरा देखिए, सबसे पहला तो मैंने जो सेंटेंस लिखा है मैंने, आपको यही सोचना है, सोचकर बताना है क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जरा ध्यान से पढ़िए, मैं उसे 3 सालों से जानता हूं। अब आप लोगों ने अभी तक तो ये पढ़ा है कि जिन क्रियाओं के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। तो जरा देखिए क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जरा देखते हैं। हालांकि यहां पर ता है, ती है, ते है जरूर लगा हुआ है, लेकिन उस एक्शन की जरा स्टेट को देखिए। स्टेट मीन्स उसकी अवस्था को देखिए, क्या है वो, क्या वो वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्टेट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत सारी बातें आती हैं, उनमें से कुछ बातें यहां पर लिखी हुई हैं। क्या है? फैक्ट्स। क्या ये कोई फैक्ट है या हैबिट है या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन है, डेली रूटीन है, टाइम टेबल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या है यहां पर? सबसे बड़ी बात, कुछ हो या ना हो, यहां पर आप देख रहे हैं 3 सालों से ये जो एक्शन है, एक्चुअली ये एक्शन नंबर एक तो ये क्या है, ये है स्टेटिव। ये जो वर्ब है, ये इसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। क्लियर? दूसरी बात ये है कि ये जो काम हो रहा है ये 3 सालों से चल रहा है। ओके, तो जो एक्शन पीछे भूतकाल से शुरू हुआ है और वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो अभी भी कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर भले ही ता है, ती है, ते है लगा है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। अब किस में करेंगे हम अगले वीडियो में, जब इसकी बारी आएगी तो हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह एक वकील है। अब आप यहां पर देख करके चक्कर में पड़ जाएंगे कि भाई यहां पर तो कोई एक्शन वर्ड है ही नहीं, वह एक वकील है, यहां पर कोई व्यक्ति कोई काम कर ही नहीं रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता है। तो भाई अच्छे तरीके से देखिए, ऐसे सेंटेंसेस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही आते हैं। और देखिए यहां पर एक वर्ब है और वह है वर्ब है। क्या है यहां पर? वो वर्ब है। अब देखिए जरा, ये है क्या है? इज एम आर, और इज एम आर की जो बेस फॉर्म होती है वो बी होती है। बी मीन्स होना, और होना भी क्या है? एक एक्शन ही है, यानी जो कुछ भी हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है?
यहां पर एक एक्शन घटित हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जी हां, तो ये जो बी होता है ये भी एक एक्शन वर्ड ही होता है। और यहां पर वास्तव में कौन सी बात, हालांकि यहां पर भी ता है, ती है, ते है आदि शब्द नहीं लगे हैं, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जरा देखिए यहां पर ये कौन सी बात को शो कर रहा है, वह एक वकील है। वकील है, कौन सी बात यहां पर शो हो रही है, देखिए जरा, फैक्ट को शो करता है, हैबिट को शो करता है। तो देखिए यहां पर पहली बात है फैक्ट, वह वकील है, ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है, ये एक सत्य बात है, वह वकील है तो है। और वो जो फैक्ट्स होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आते हैं, भले ही उसमें ता है, ती है, ते है या कोई एक्शन वर्ड लगा हो या ना लगा हो। तो इन सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के अंदर रखते हैं। और इसका ट्रांसलेशन सीधा बनेगा क्या है, ही इज एन एडवोकेट, ही इज एन एडवोकेट, राइट। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो ये सेंटेंस भी एक्चुअली यहां पर अगर आप देखेंगे कि वो काम कौन सा कर रहा है, सो इस इज का मतलब है बीइंग, ही इज डूइंग एन एक्शन ऑफ बीइंग एन एडवोकेट, राइट। तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो इस प्रकार के फैक्ट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। अगला सेंटेंस, मैं धूम्रपान नहीं करता। अब यहां करता के बाद है नहीं लगा, तो बच्चे लोग अगर सोचते हैं कि अगर कहीं पर ता है, ती है अगर लगा है तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहां पर चक्कर में पड़ सकते हैं, यार यहां पर तो ना तो है लगा है, ना था लगा है, ना गागी गे लगा है, तो फिर कौन सा टेंस हुआ। तो ध्यान दीजिए, जब तक यहां पर स्पष्ट रूप से था नहीं लग जाएगा तब तक वास्तव में ये पास्ट टेंस हो ही नहीं सकता। क्लियर। यहां पर मैं धूम्रपान नहीं करता, ये वास्तव में क्या है, ये हमारी हैबिट को शो कर रहा है। हमारी बहुत सारी हैबिट्स होती है ना, तो ध्यान दीजिए ये तातीते कब लग जाता है, जब कोई हैबिट होती है, कोई फैक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन होती है, डेली रूटीन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, नेचुरल फैक्ट्स होते हैं। उन सभी के सभी जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जब हम किसी क्रिया में तातीते लगा देते हैं तो फिर ये बातें उनके अंदर भर जाती हैं। जरा देखिए, जरा यहां पर क्या है, मैं धूम्रपान नहीं करता, ये मेरी एक हैबिट को शो करता है। मैं धूम्रपान करता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, ये क्या है, ये मेरी एक हैबिट है। तो ये जो एक्शन आ गया ये हैबिट के अंदर आ गया, और इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। आई डोंट स्मोक, डू नॉट, अगर हम डू नॉट अलग अलग नहीं लिखना चाहते तो ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, आई डोंट स्मोक, मैं धूम्रपान नहीं करता। कुछ इस प्रकार से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। अगला सेंटेंस देखिए जरा, वह सुबह 6 बजे ऑफिस जाता है। अब यहां पर क्या है, यहां पर ता है, ती है, ते है लगा है। तो अब जरा देखिए यहां पर ता, ती, ते अगर लग गया है तो इस एक्शन में कौन सी खूबी आ गई है, वह सुबह 6 बजे ऑफिस जाता है। तो 6 बजे ऑफिस जाना ये किसी की आदत है क्या, नहीं, आदत नहीं है। क्लियर। ये क्या है, ये एक डेली रूटीन है। तो जब कोई डेली रूटीन की बात आती है वहां पर ता, ती, ते लग जाता है। इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसे बना लेंगे, ही गोज टू, तो इस तरीके से इस वाक्य को हम ट्रांसलेट कर लेंगे, ही गोज टू ऑफिस एट 6 AM, वह सुबह 6 बजे ऑफिस जाता है, राइट। अच्छा, गोमती एक्सप्रेस कल सुबह 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 7 से चलती है या चलेगी, क्या बनाए हम। अब हिंदी में अगर हम बोलें, हिंदी में अगर हमारी बोलने की आदत की अगर हम बात करें तो ये जो चलती है ये बिल्कुल सही ठीक नहीं सुनाई पड़ता है। जरा देखो, गोमती एक्सप्रेस कल सुबह 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 7 से चलती है, ऐसा कुछ बोले तो हमको कुछ अच्छा साउंड होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ऐसा बोलेंगे हिंदी में, नेचुरली कैसा बोलेंगे, गोमती एक्सप्रेस कल सुबह 6 बजे प्लेटफॉर्म नंबर से चलेगी, कुछ ऐसा बोलेंगे हम, बोलेंगे ना। जी हाँ, यहां पर चलती है ठीक सुनाई ही नहीं पड़ता हमको, बोलने में कुछ अटपटा सा लग रहा है, चूंकि हम हिंदी बोलने वाले हैं ना। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करिए, जब टाइम टेबल की बात करें, जब टाइम टेबल्स, ध्यान दीजिए, जब कभी हिंदी सेंटेंसेस के थ्रू हम टाइम टेबल्स की बात करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, आगे चलकर मैं और एग्जांपल्स दूंगा, जब मैं फ्यूचर टेंस बतलाऊंगा वहां पर इस तरह के और भी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। ये टाइम टेबल शो कर रहा है, तो भले ही ये देखिए, कल क्या है, कल सुबह 7 बजे, ये फ्यूचर का टाइम है, और फ्यूचर का टाइम होने के बावजूद भी हम इस तरह के अगर टाइम टेबल्स आ जाते हैं तो फिर हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। कई बार हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी फ्यूचर टेंसेस को
शो करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक पॉइंट वहां पर आपको बतलाने जा रहा हूं। चलिए जरा इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? गोमती एक्सप्रेस तो आप जरा देखिए इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया मैंने। गोमती एक्सप्रेस विल स्टार्ट, हम विल स्टार्ट का प्रयोग करें? जी नहीं, ये गोमती एक्सप्रेस का टाइम टेबल है। 7 बजे वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ही छूटेगी। बहुत सारा अनाउंसमेंट आप सुनते हैं, तो जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं वहां पर तो वो सब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल होता है, राइट। तो अब अगर वहां पर अपने टाइम से वो 7 बजे उसका टाइम जाने का है और प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ही वो छोड़ती है और इसी टाइम को अगर वहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है तो यहां पर फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वहां पर शेड्यूल्ड टाइम से, शेड्यूल्ड प्लेस से, जो पहले से टाइम टेबल में जो पहले से निर्धारित है, अगर उसी को मेंशन किया जाएगा तो वो सेंटेंस हमेशा ही क्या करेगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उसको बनाएंगे और सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा। गोमती एक्सप्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 7 at 6 AM टुमारो। देखिए जरा, कल की बात है। टुमारो क्या होता है? आने वाला कल। और ऐसे फ्यूचर टेंसेस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं और नॉर्मली हम हिंदी में उन्हें फ्यूचर टेंस में ही बोलते हैं। बट इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप हमेशा ही ध्यान में रखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इस तरीके की जो भी एरर्स फाइंड करनी होंगी तो आप बड़ी चुटकियों में ऐसे एरर्स फाइंड कर पाएंगे। अब जरा देख लेते हैं कुछ और रह गया क्या। जी हाँ, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। तो जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, जी हाँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, ये भी एक नेचुरल फैक्ट है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसको भी ट्रांसलेट किया जाएगा। अभी इनके अलावा अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सो बस मेरे साथ बने रहिए। अब मैं आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या क्या होता है, कहां कहां पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ये सब कुछ सिखा करके ही छोड़ूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड में हम 2 और कमाल के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। इनको आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा जब भी आप ट्रांसलेशन करिए या एरर को फाइंड करिए। तो जरा देखिए पहला पॉइंट क्या है। जनरल एक्शंस परफॉर्म्ड ऑन डेली बेसिस आर ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ध्यान रखेंगे आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे आप उन सेंटेंसेस को या फाइंड करेंगे एरर को जब कभी भी सेंटेंस में देखें। क्या देखें कि अगर कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो जनरली हम ऑन डेली बेसिस करते हैं, यानी रोज रोज हम ऐसे कामों को करते हैं। मतलब आप टाइम लाइन में देखिए, ये है टाइम लाइन, मतलब और इस टाइम लाइन में यहां इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम हैं। ये हो गया पास्ट, ये हो गया नाउ और ये है फ्यूचर। ध्यान दें कि ऐसे एक्शंस जो ऑन डेली बेसिस पर जब होते हैं तो क्या है, वो पास्ट में भी होते रहे, यहां पर भी होते रहे, यहां पर भी होंगे, हो रहे हैं, यानी प्रेजेंट में वो हो रहे हैं और आगे फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर में आने वाले समय में भी वो घटित होते रहेंगे। वो सारे के सारे जो एक्शंस हैं, जनरल एक्शंस हैं, हम डेली रूटीन के तहत उनको करते हैं, डेली बेसिस पर करते हैं। उन सभी एक्शंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उनको लिखेंगे। कैसे? माय मदर गोज टू टेम्पल डेली। यहां पर देखिए डेली जाने का काम हो रहा है, यानी मेरी माता जी रोज मंदिर जाती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वो कल भी गई थी, आज भी गई हैं और कल भी जाएंगी। ये डेली बेसिस पर होने वाला डेली रूटीन वर्क है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। अगला सेंटेंस, आई गो फॉर ए वॉक एट 5 AM। ये भी रोज 5 बजे घटित होने वाला एक्शन है, उसको भी हम प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको ट्रांसलेट करेंगे। आइए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो मुझको एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखिए लिखा क्या है, पहले तो आपको बात समझ में आ जाएगी। स्टेटिव वर्ब्स, ये बहुत ही कमाल की चीज है। स्टेटिव वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दूसरी कमाल की बात ये लिखी हुई, जनरली यूज्ड, नॉट ऑलवेज यूज्ड। ये कौन सी बात हुई? लेकिन इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि स्टेटिव वर्ब्स होती क्या है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। बहुत ही मोटे से शब्दों में आप समझिए क्रियाएं। अब स्टेटिव वर्ब्स बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं अभी यहाँ पर नहीं जाऊँगा, अन्यथा ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए जरा, एक्शंस 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा एक्शन जो किया जाता है, भाई हमें करना पड़ता है, जैसे पढ़ाने का काम है। अगर मैं आपको पढ़ाने का काम करूँगा तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, ओके। ऐसा नहीं हो सकता कि ये काम अपने आप हो जाए। और
कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको करना नहीं पड़ता है भाई, वो स्वयं ही हो जाती हैं। हम चाहें भी तो हम उसे कर नहीं सकते। मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहेंगे भी तब भी हम उस काम को कर नहीं सकते। जी हाँ, तो वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। एक एक्शन वर्ब्स होती हैं जिनको हम करते हैं, और कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हमें करना नहीं पड़ता, वो स्वतः हो जाती हैं। जी हाँ, तो ऐसी ही वर्ब्स जो स्वतः होती हैं, हमें करना नहीं पड़ता, स्वतः होती हैं, ऐसी वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। और ध्यान दीजिए, ऐसी वर्ब्स जनरली माने सामान्य तौर पर, सामान्य रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब ये सामान्य रूप क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि ये जो वर्ब्स लिखी हुई हैं ये सारी की सारी स्टेटिव वर्ब्स हैं। सी हमको देखना नहीं पड़ता है, हम आंखें खोलेंगे तो दिखाई अपने आप पड़ेगा। हियर हमें सुनना नहीं पड़ता है, अरे मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आपको सुनाई पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सारी की सारी ऐसी ही क्रियाएं हैं जो हमें करनी नहीं पड़ती हैं, इनफैक्ट वो अपने आप होती हैं। तो ऐसी सभी क्रियाओं को हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, और जनरली इनका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में हम इनका प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन वो खास परिस्थितियां कैसी हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे एक अलग से वीडियो आपको बनाना पड़ेगा। सो जस्ट वेट करिए थोड़ा सा, मैं उसको भी आपको जरूर बतलाऊंगा एक वीडियो बना करके कि इनका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कब करेंगे और इनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस फॉर्म में कब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं, जरा देखिए क्या इनका ऐसा प्रतीत हो रहा है, ध्यान दीजिए, हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इनका प्रयोग आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या किसी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं जनरली। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं ट्रांसलेट करेंगे, इट इज सीमिंग, ऐसा नहीं कर सकते, इट सीम्स, हमें ऐसा ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। भले ही हम लोग ऐसे बोलें, ऐसा प्रतीत हो रहा है यार कि वो मेरी सहायता नहीं करेगा, तो हम हिंदी में तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोल रहे हैं, बट इंग्लिश में हमें याद रखना होगा कि ये जो सीम नामक वर्ब है ये वास्तव में एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेट को प्रकट करती है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। और सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा, इट सीम्स, हम ऐसा लिखेंगे इसको। अगला सेंटेंस जरा देख लीजिए, वह बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। पढ़ रहा है, यहां पर भी रहा है, रही है, लगा है। अब छोटे बच्चे तो यही जान लेंगे कि रहा है, रही है, लगा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको फट से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही इज लुकिंग ऐसा लिख सकते हैं। बट याद रखिए, ऐसा हम बोलते हैं हिंदी में जरूर, बट आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनको आपको जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग करना है, और आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, ही लुक्स वेरी सैड, राइट। अच्छा, अगला सेंटेंस, मैदान में मुझे लड़के दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहां पर भी आप देखेंगे वैसी ही सिचुएशन है, स्टेटिव वर्ब है, सी का प्रयोग करेंगे, और यहां पर आप इस तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आई एम सीइंग। आप सी नामक जो ये वर्ब है, इस स्टेटिव वर्ब का यूज आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, और सेंटेंस को आप ऐसे ही बनाएंगे, आई सी सम बॉयज इन द फील्ड। आप देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, रहा, रही, रहे आदि शब्द लगे होने के बावजूद भी हिंदी में ऐसे ही हम बोलते हैं। बट आपको इंग्लिश में हमेशा ही ये ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई स्टेटिव वर्ब है तो जनरली वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं की जाती, हम उसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही उसका यूज करते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन में कुछ ऐसी वर्ब्स दे रहा हूँ जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, आप इन सभी वर्ब्स को अच्छे से नोट कर लीजिए और इनको मेमोराइज कर लीजिए। ध्यान रखिए, इन वर्ब्स का यूज हम जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टेलीविजन या रेडियो में इंग्लिश कमेंट्री तो सुनी ही होगी, हो सकता है कुछ बच्चों ने ना भी सुनी हो। अगर नहीं भी सुनी है तो मैं आपको बतलाता हूं, और अगर आपने सुनी हुई है तो आपको ये बात जानी पहचानी से भी लगेगी। जी हाँ, मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि जब भी रेडियो में या टेलीविज़न में रनिंग कमेंट्री होती है तो वहाँ पर सेंटेंसेस जो बनाए जाते हैं वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं, लेकिन हम अगर उसे हिंदी में कमेंट्री करेंगे तो हम उसे पास्ट टेंस में बोलते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर किस प्रकार से एक कमेंट्री मैंने लिखने का यहाँ पर प्रयास किया हुआ है, लिखा है कमेंट्रीज ऑन टीवी एंड रेडियो।
रेडियो और टेलीविजन में जो होने वाली कमेंट्री होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। जरा देखिए मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखने का प्रयास किया है और नेचुरली जब हम हिंदी में कमेंट्री करेंगे तो कुछ इस तरीके से ही बोलेंगे। देखिए क्या लिखा है, रामू ने श्यामू को बॉल पास की, श्यामू ने राहुल को पास किया या पास दिया, जिसने हेडर मारा, बाल ने गोलकीपर को पार किया और गोल स्कोर किया। कुछ इस तरीके से मैंने अपने तरीके से इसको लिखने का प्रयास किया है। हाँ, कमेंट्रेटर जो लोग होते हैं वो और बेहतर तरीके से कमेंट्री करते हैं, लेकिन चलिए जरा यहाँ पर देखते हैं कि इंग्लिश में हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या वैसे ही जैसे ये लिखे हुए हैं, रामू ने श्यामू को बॉल पास की, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आता है। श्यामू ने राहुल को पास किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आता है। तो हिंदी में जब हम बोलते हैं तो ये पास्ट टेंस में समझ में आते हैं, बट इंग्लिश में जब हम करते हैं तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। और कुछ इस प्रकार से, रामू पासेस द बॉल टू श्यामू। आप इस तरीके से पासेस करेंगे, आप यहाँ पर पास्ड नहीं पासेस लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। श्यामू पासेस, यहाँ पर भी पास्ड नहीं बल्कि पासेस का प्रयोग करेंगे, पासेस इट टू राहुल। आगे देखते हैं, हु हेडेड, जिसने हेडर मारा। हेड आप देखते हैं ना कि कई जो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने सिर से बॉल को मारते हैं। तो यहाँ पर हु हेडेड का प्रयोग नहीं करके ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, हु हेड्स करेंगे हम यहाँ पर, हु हेड्स इट। और फिर इसके बाद द बॉल पास्ड, यहाँ पर भी आप पास्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर भी पासेस का प्रयोग करेंगे। द गोलकीपर एंड स्कोर्ड, यहाँ पर भी आप स्कोर्ड का प्रयोग नहीं बल्कि क्या करेंगे, स्कोर्स। तो कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है कि जब कमेंट्री होती है टेलीविज़न में, रेडियो में, तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट जरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिन विथ हियर एंड देयर। ध्यान दीजिए, हियर और देयर से शुरू होने वाले कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, और जब भी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हियर एंड देयर से शुरू होंगे वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। शायद आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस देखे हों, पढ़े हों। देखिए जरा कैसे, जरा थोड़ा सा जोर देने के लिए और एक्सक्लेम करते हुए, थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त करते हुए कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। जैसे आप बहुत देर से आप ट्रेन का, बच्चे लोग इंतजार करते हैं और जैसे ही ट्रेन उनको दिखाई पड़ती है तो वो क्या बोलते हैं, ये लो आ गई ट्रेन, आ गई ट्रेन। कुछ इस तरीके से घंटी बजने का इंतजार करते हैं स्कूल में बच्चे लोग, और जैसे ही घंटी टन टन करती है तो एक्सक्लेम करते हुए, ये लो बज गई घंटी। कुछ इस तरीके से सेंटेंसेस वो बोलते हैं। अब अगर इस तरीके के सेंटेंसेस बोले जाते हैं तो इंग्लिश में उनको हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, जरा देखिए। हियर या देयर का प्रयोग हम वाक्य के स्टार्टिंग में ही कर देते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं और इसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगेगा। ऑलराइट, देखिए जरा कैसे, हियर कम्स द ट्रेन। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो बाद में पहुंच जाता है, और इस बात को और एम्फेसाइज करने के लिए, थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन का भाव उत्पन्न करने के लिए सेंटेंस को हियर या देयर से शुरू किया जाता है। तो ध्यान रखें, इस तरह के अगर सेंटेंसेस बोले जाएंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। और सेंटेंस कुछ इस तरीके से आप कहेंगे, हियर कम्स द ट्रेन, या देयर गोज द बेल, या फिर देयर सी लिव्स, वहां वो रहती है। थोड़ा सा एक्सक्लेम करते हुए जब कोई इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो आप ध्यान में रखेंगे क्या, कि अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हियर या देयर से शुरू होता है, तो वो सेंटेंस हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। चलिए अगले कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अब अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप लोगों ने उसकी हेडलाइंस तो पढ़ी होंगी, और उन हेडलाइंस को अगर आपने गौर से पढ़ा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां की जो हेडलाइंस हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। कुछ इस प्रकार से, जरा देखिए, क्रिकेट मैच ड्रॉज। क्रिकेट मैच तो कल हुआ था, और कल होने वाला जो क्रिकेट मैच है, आज की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि वो घटना पास्ट की होती है। तो ये भी एक रिवाज है, उनका अपना कस्टम है कुछ इस प्रकार का। तो ध्यान रखिए, ये एक रूल के तहत है कि जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं। और दूसरी खास बात, हेडलाइंस का प्रत्येक शब्द जो होता है उस प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, क्रिकेट मैच ड्रॉज, तो क्रिकेट का सी कैपिटल, मैच का एम कैपिटल, ड्रॉज का डी कैपिटल। इस प्रकार से पीस टॉक फेल्स, अगर कोई शांति वार्ता है वो असफल हो गई है तो वो भी पास्ट टेंस ही होता है, बट न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होगी वो हमेशा ही
सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। अगली खास बात जरा देखिए यहां पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ एडवर्ब्स हैं उनको मेमोराइज कर लीजिए। यहां पर कुछ लिखे हुए हैं और मैं कुछ आपको यहां स्क्रीन में भी देने का प्रयास कर रहा हूं, तो जरा देखिए यहां पर क्या है वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जरा देखिए यहां पर क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक जैसे ऑलवेज, ये क्या है, सदैव या हमेशा, नेवर, डेली, समटाइम्स कभी कभी, ओकेजनली यदा कदा कभी कभी, यूजुअली सामान्य तौर पर, ऑफन माने प्रायः, एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह। तो इस प्रकार के जो भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, अगर किसी सेंटेंस में ये एडवर्ब्स लगे हुए हैं तो उन सेंटेंसेस को हम कॉन्टिन्यूअस में या परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं ट्रांसलेट करते हैं। वो सेंटेंसेस हमेशा ही कैसे होंगे, इनडेफिनिट होंगे। ओके, हाँ, कुछ एक ऐसे अपवाद हैं जहां पर हम ओकेजनली या फिर कभी कभार हम ऑलवेज का प्रयोग कर लेते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग हो जाता है, बट उसकी एक खास सिचुएशन है। मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वहां पर आपको बतलाऊंगा कि कहां पर आप इस तरह के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कर सकते हैं। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा उसके लिए। यहां पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे जितने भी एडवर्ब्स हैं ये फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, यानी क्रिया के बार बार होने की जो बारंबारता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंटली कोई काम होता ही रहता है, उसको शो करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ही समटाइम्स गोज फॉर ए वॉक, वो कभी कभी वो टहलने जाता है। तो अब यहाँ पर आप अगर हिंदी में भी निकाल करके देखेंगे कंटिन्यूअस फॉर्म में तो बड़ा अजीब सा लगेगा, वो कभी कभी टहलने जा रहा है, ऐसा कुछ सेंटेंस हम नहीं बोलते हैं। ही ओकेजनली विजिट्स चर्च या राजेश ऑफन कम्स लेट, राजेश प्रायः देर से आता है, तो यहाँ पर देर से आता है ऐसा हमको भी लग रहा है, और अगर रहा है का प्रयोग करते हैं तो वो कुछ अजीब सा लगेगा। बट जैसा भी हो, आपको ये याद रखना है कि ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये इंडेफिनिट टेंसेस में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब चलते हैं कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, बड़े ही कमाल के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो बाकी शेष बचे हुए कॉन्सेप्ट्स भी जरूर समझ लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड अब मैं आपको 4 बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बतलाने जा रहा हूं। ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं और बच्चे लोग वहां पर गलतियां जरूर करते हैं। तो जरा देखिए यहां पर पहली बात मैं आपको क्या बतलाने जा रहा हूं, द क्लॉजेस दैट बिगिन विद व्हेन या व्हेनेवर। आप तो जानते ही हैं ये व्हेन एंड व्हेनेवर ये दोनों ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और इनसे शुरू होने वाली जो क्लॉज होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज होती है। और अगर कोई क्लॉज व्हेन या व्हेनेवर से शुरू होती है तो फिर वो क्लॉज हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। जरा देखिए यहां पर, जब वह आएगा तो मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा। अगर ऐसा कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा है तो आप देख रहे हैं कि जब वह आएगा, तो ये जो जब है, तो ये जब क्या है, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके, टाइम को शो कर रहा है, तो ये टाइम क्लॉज बनती है यहां तक आकर के, ठीक है ना, यहां पर। तो जब भी ये क्लॉज आप बनाएंगे तो याद रखें कि हिंदी में कुछ भी लिखा हो, देखिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस बतला रहा है हिंदी में, बट आप इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ इस प्रकार से, व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर कई बातों को एक साथ याद रखना है। व्हेन ही कम्स आई शैल गिव हिम अ गिफ्ट, तो मैं उसे गिफ्ट दूंगा। हो सकता है वो दोनों ही क्लॉजेज प्रेजेंट टेंस में हो। देखिए जरा, जब भी पानी बरसता है या जब भी पानी बरसता है छत लीक करती है, कुछ ऐसा ही सेंटेंस है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ये भी लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ठीक साउंड भी करता है, यानी अगर हम इसको कहते हैं तो कुछ अजीब सा नहीं लगता है, ऐसा भी बोलते हैं तो भी अजीब सा नहीं लगता है। तो हिंदी में बोलने के अपने दूसरे तरीके हो सकते हैं, बट इंग्लिश में जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना होता है। व्हेनेवर इट रेन्स, जब कभी भी पानी बरसता है तो क्या होता है, द रूफ लीक्स। ये दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, बट वहां पर देखिए प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है। तो कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, आपको यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है जब भी कोई भी क्लॉज व्हेन या व्हेनेवर से शुरू होती है। ऑलराइट, अगला पॉइंट जरा देखिए,
प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि जो सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो अगर उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलने का प्रयास करेंगे तो वो बड़ा अजीब सा आपको सुनाई पड़ेगा। जरा देखिए यहाँ पर, हम अगले सोमवार को 10:30 बजे अमेरिका छोड़ देते हैं। अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं, भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है ती है ते हैं लगाते हैं ना, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो ये सुनने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। हम अगले सोमवार को 10:30 बजे अमेरिका छोड़ देते हैं, ऐसा बोलना बिल्कुल भी अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। कैसा बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा? छोड़ देंगे। अगर हम इसको यहाँ देते हैं कि जगह छोड़ देंगे, यानी फ्यूचर टेंस में अगर हिंदी में बोलें तो ये सेंटेंस अच्छा सुनाई पड़ता है, आपको भी सुनाई पड़ रहा होगा। लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या उसी छोड़ देंगे फ्यूचर टेंस को यहाँ पर शैल लीव, क्या कुछ ऐसा ही हम कर देंगे? वी शैल लीव अमेरिका एट 10:30 नेक्स्ट मंडे, क्या ऐसा कर देंगे? नहीं जी, अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे आपके। देखिए जरा कॉन्सेप्ट क्या है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस। अगर हम किसी ऐसे फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं, भविष्य में होने वाले किसी ऐसी घटना की बात करते हैं जो पहले से प्लान्ड है। अब अगर पहले से प्लान्ड कोई फ्यूचर एक्शन है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा और यह सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, वी लीव अमेरिका, हम अमेरिका छोड़ देते हैं। हिंदी अगर उसका ट्रांसलेशन, हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा, बट आपको यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब कि कुछ सेंटेंसेस में जिनमें गागी गे लगे होंगे, वो फ्यूचर टाइम को शो कर रहे होंगे, तो भी उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस और भी देखेंगे जो फ्यूचर अरेंजमेंट्स होते हैं, उनको भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बल्कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। जरा अगले वीडियो को देखिएगा तो वहां पर आपको कुछ और मजेदार सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं लास्ट में दो और भी बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं। अब लास्ट स्लाइड में मैं आपको दो कमाल के कॉन्सेप्ट्स बतलाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, व्हेन द वर्ब इन प्रिंसिपल क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस, यानी अब मैं बात कर रहा हूं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर टेंस में होती है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज को ही मेन क्लॉज कहते हैं, अगर वो फ्यूचर टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, ध्यान दीजिए जरा, द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड स्पेशली कौन सी है वो क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। मैं यहाँ पर टाइम लिखना भूल गया, चलिए मैं आपको बतला देता हूँ। तो जो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होती है, ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होती है। टाइम को शो करने वाली और शर्त को शो करने वाली जो क्लॉजेस होती हैं वो हमेशा ही क्या होती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। कुछ एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, ये क्या है, इफ, अनलेस, इन केस, इवन इफ, ये क्या है, ये कंडीशन को, शर्त को प्रकट करती है। सो इनसे शुरू होने वाली जो क्लॉज होगी वो होगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, राइट, ओके। टिल, अनटिल, एज सून एज, बिफोर, इनसे शुरू होने वाली जो क्लॉज होगी वो होगी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और बस आपको यही बातें अच्छे तरीके से याद रखनी है कि अगर इन कंजंक्शंस से शुरू होने वाली कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर टेंस में हो तो हमेशा ही आपको इनसे शुरू होने वाली जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखनी चाहिए। जैसे जरा देखिए, आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, मेन क्लॉज जो कि फ्यूचर टेंस में है, मैं उसका इंतजार करूंगा। टिल ही अराइव्स, उसके आने तक, तो यहां पर जो तक है ये एक टाइम को शो करने वाला कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां से शुरू हो रही है, तो ये क्लॉज हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगी, यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हम इसकी वर्ब का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ही विल नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाएगा। फिर से देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज है, फ्यूचर टेंस में है, और इफ, ये एक कंडीशन शो करने वाला एक कंजंक्शन है, तो ये बना रहा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो देखिए, इफ इट रेन्स, भले ही अगर इसका हिंदी अर्थ हम निकालें तो कभी कभी हम ऐसे भी, अगर पानी बरसेगा तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा या वो बाजार नहीं जाएगा। अगर पानी बरसेगा तो हिंदी में तो हम बोल सकते हैं कि अगर पानी बरसेगा, बट इंग्लिश में आपको यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। अगला सेंटेंस देख लीजिए,
आई शैल गो टू कानपुर इन केस। इन केस का भी मतलब वैसा ही होता है, इफ, इन केस या अनलेस। अनलेस नेगेटिव होता है, इफ और इन केस का लगभग एक जैसा मतलब होता है। तो इसका भी मतलब हम यदि ही निकाल लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा शाब्दिक अर्थ उसका निकालना हो तो की दशा में, कुछ ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं कानपुर जाऊंगा अगर मेरे पिताजी मुझसे कहेंगे, तो यहां पर कहेंगे का मतलब क्या हो गया, कहना। आस्क्स फ्यूचर टेंस में नहीं यहां पर करेंगे, आस्क्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बनेगी या एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनेगी, अगर उसकी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो ये क्लॉजेस हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगी। अब अंत में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, कुछ कोटेशंस होते हैं, आ जाते हैं, या कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी के द्वारा कहे गए हैं। स्टेटमेंट्स मेड बाय समवन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। जरा देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे, रघु सेज, रघु ने कोई बात कही है, तो रघु ने जो बात कही है उस बात को हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। देखिए जरा, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, राइट। तो वैसे भी एक यूनिवर्सल सी बात है, या हम इसको वैसे भी प्रेजेंट में ही लिखेंगे। लेकिन देखिए जरा, शेक्सपियर सेड, शेक्सपियर ने ऐसा कहा था, जैसा कहा था उन्होंने उसी कोट को हमने यहाँ ज्यों का त्यों रखा है, वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा, राइट। तो इस तरीके से आपको मैंने जितनी मेरी जानकारी में बातें थी सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर के, वो मैंने सारी की सारी बातें आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर फिर भी हो सकता है कि कुछ बातें छूट गई हों, अगर ऐसा है कि कुछ बातें मैंने छोड़ दी हैं और आपको वो मालूम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, मेरी भी जानकारी में कुछ और भी बातें आ जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब अगर इसी तरीके का कंप्लीट नॉलेज आपको चाहिए तो मेरे साथ बने रहिए। मैं हर टेंस को उसके बेसिक से लेकर और कंप्लीट एडवांस लेवल तक आपको सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा, और वो भी तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।